रोशनी कहाँ गई? पार्ट 2। मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन फैसलों को लागू करने की योजना बनाई गई। धर्म सिंह पीछे की अंधेरी कोठरी में पड़ा रहा। वह इस स्थिति में था कि वे इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी ले सके। रोशनी के दोनों भाई मीटिंग में शामिल थे। उसके दोनों ममेरे भाई तथा एकमात्र फुफेरा भाई भी इस मीटिंग में विशेष रूप से शामिल होने के लिए बुलाए गए थे। यह घटना पंचायत होने के 2 दिन बाद की थी। फौजीन के पास अभी तक भी शेखर व रोशनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वह किसी को बताती भी तो क्या बताती। तीसरे दिन उस दबंग के नेतृत्व में उस पट्टी के बड़े बूढ़े लोग और रोशनी की माँ पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस स्टेशन गांव से 12-13 किलोमीटर दूर था। एसएचओ ने जाते ही रपट दर्ज कर ली। सौभाग्य से वह उन लोगों का गोती भाई था। रपट रोशनी की माँ की ओर से लिखवाई गई। उसने आरोप लगाया कि फौजीन ब्राह्मणी के बेटे ने रोशनी का अपहरण कर लिया है और उसे न जाने कहाँ छिपा के रखा है। अतः उसकी बेटी को उसके चुंगल से मुक्त कराकर उसे सौंपा जाए। एसएचओ ने विश्वास दिलाया कि वह बहुत जल्द फौजीन को डरा धमकाकर पता लगा लेगा कि शेखर और रोशनी कहाँ छिपे हैं। उसने यह बात भी बताई कि एसपी साहब को भी वह वस्तु स्थिति से अवगत करवा देगा ताकि वे अन्य जाति के लोगों के बहकावे में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। एसपी साहब भी उनकी अपनी ही जाति के थे। उसका कहना था कि एसपी साहब से उसकी खूब बनती है और वह उससे विश्वास पात्रों में से एक है। उसने सिपाही भेजकर फौजीन को थाने में बुलाकर पहले तो खूब डांटा, फिर धमकी दी कि यदि वह अगली सुबह तक उन दोनों को थाने में पेश नहीं करेगी तो उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा। असहाय फौजीन खुद के निर्दोष होने की गुहार लगाती रही, आंसू बहाती रही, पर थानेदार को पसीजना ही नहीं था सो नहीं पसीजा। फौजीन के साथ में बेटी के सिवा अन्य कोई थाने में जाने वाला भी नहीं था। ब्राह्मण चौधरियों के डर से उससे दूरी बनाए हुए थे। फौजीन को लगा कि थानेदार तो धमकी को कार्य रूप दिए बिना मानेगा ही नहीं। तो एक युवक की सलाह पर वह एसपी साहब के समक्ष जा खड़ी हुई। युवक ने ही उसका नाम जाहिर न करने की शर्त पर उसकी ओर से प्रार्थना पत्र भी लिख दिया था। प्रार्थना पत्र में फौजीन की ओर से चौधरी पर आरोप लगाया गया था कि उन सब ने मिलकर उसके एकमात्र बेटे की हत्या करके उसका शव कहीं दफना दिया है, जबकि उसका बेटा बेकसूर था। एसपी को थानेदार ने पहले से ही सिखा रखा था, पर वह सबके सामने फौजीन को डांटकर भगा नहीं पाया। या तो वह आईपीएस अधिकारी ही, हालांकि यह पद उसे पदोन्नति के द्वारा हासिल हुआ था। उसने फौजीन का प्रार्थना पत्र लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की। धर्म सिंह की बेटी को भगा ले जाने का आरोप तुम्हारे बेटे पर है। सारे सबूत भी और लोगों की गवाही भी उसी के खिलाफ है। तुम्हें चाहिए कि उनकी लड़की को उन्हें दिलाकर खुद को पाक साफ सिद्ध कर दे। मैं तुम्हारे लड़के का कोई बड़ा नुकसान नहीं होने दूंगा। ब्राह्मणी चुपचाप घर लौट आई। दबंग युवक ने
उन चुने हुए 21 युवक को 3 टोलियां बना डाली थी, जो निकट के कस्बे से किराए पर ली गई। 3 जीपों में सवार होकर दिल्ली, चंडीगढ़ तथा प्रदेश के बड़े छोटे शहरों में शेखर और रोशनी की तलाश में चुपचाप तरीके से तलाश करने के लिए निकल जाते। कभी शाम को लौटते, कभी अगले दिन। पूरा खर्च धर्म सिंह के परिवार को वहन करना पड़ता। कहते हैं शुरू में ही धर्म सिंह के बेटों ने 1 एकड़ जमीन 2 लाख में रहन रख दी थी। इस प्रकार रोशनी और शेखर को घर से गए 14 दिन हो गए थे। धर्म सिंह अब भी उसी कोठरी में पड़ा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। खाना पीना लगभग छूट गया था। उसे मालूम नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। आखिर में धर्म सिंह के बेटे ने उसे शहर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कभी उसकी पत्नी तो कभी छोटा या बड़ा बेटा उसके पास रहते। युवकों की तीनों टोलियां बिना किसी रुकावट के अपना अभियान जारी रखे हुए थी। 15वें दिन अचानक थानेदार गांव में आया। रात का वक्त था। जानबूझकर ही वह रात में आया था। रोशनी की माँ व उसका बड़ा बेटा घर पर ही थे। तब तक दबंग युवक भी अपनी टोली के साथ वहां पहुंच गया था। थानेदार ने बताया कि रोशनी और शेखर ने हाई कोर्ट में शादी कर ली है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। कल वे दोनों एसपी साहब के कार्यालय में हाजिर होंगे। चंडीगढ़ की पुलिस साथ में होगी। इस प्रकार दोनों ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगी। एसपी साहब उन्हें पुलिस सुरक्षा में वे जहां चाहेंगे भेजेंगे। इस सूचना के बाद भी थानेदार तथा वह युवक कमरे के भीतर बैठकर धर्म सिंह की पत्नी तथा उसके बेटे के साथ योजना बनाते रहे। उनके बीच क्या बात हुई तुरंत मालूम नहीं पड़ा। इतना अवश्य हुआ कि रातों रात गांव के सबसे धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ धर्म सिंह की पत्नी तथा उसका बेटा जाकर 1 एकड़ जमीन और रहन रखाए और 2 लाख रुपए ले आए। अगले दिन रोशनी की माँ एसपी के कार्यालय में पहुंच गई। पुलिस के पहरे के बीच वह अपनी बेटी से मिली। उसने बेटी को घर चलने के लिए हर तरह का लालच दिया, पर वह नहीं मानी। वह उसके सामने रोई भी, गिड़गिड़ाई भी, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। फौजीन को सूचना ही नहीं दी गई कि उसका बेटा वहां आएगा, इसलिए वह वहां नहीं गई। हालांकि हवा में तैरती खबरें उस तक भी पहुंच गई थी। शेखर और रोशनी ने लव मैरिज कर ली है और आज वे जिला केंद्र में पहुंच रहे हैं। खबर ज़रा देर से मिली थी। शायद वह डर गई थी कि अनहोनी की आशंका से, इसलिए भी वह नहीं गई। एसपी साहब को शेखर ने चुपके से बतला दिया था कि उन दोनों को एक विशेष स्थान पर छोड़ दिया जाए। वहां से वे उसे सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, जहां रहकर उन्होंने अपना जीवन यापन करने की योजना बनाई है। कोर्ट के आदेश अनुसार एसपी ने 3 पुलिस वाले उनके साथ भेज दिए। गाड़ी पुलिस की ही थी। उनमें से एक पुलिस वाले ने एक तरफ जाकर थानेदार को बता दिया कि उनकी ड्यूटी लड़के लड़की को अमुक स्थान पर छोड़कर आने की लगाई गई है। थानेदार ने दबंग को फ़ोन करके यह सब जानकारी दे दी। अपनी अपनी जीप में सवार 2 टोलियां उस विशेष स्थान पर पहले से ही पहुंचकर वहां से फटने वाले 2 रास्तों पर छिपकर खड़े हो गए। तीसरी पार्टी पुलिस की गाड़ी का दूर रहकर पीछा करने लगी थी। उस स्थान पर जाकर पुलिस ने उन्हें
कहे अनुसार एक प्राइवेट बस में बैठा दिया। बस सीधे रास्ते पर चल पड़ी। तीसरी टोली पीछे पीछे थी। शाम हो चुकी थी। एक सुनसान जगह पर तीसरी टोली ने अपनी जीप बस के आगे अड़ा दी। चार युवक दंदनाते हुए बस में घुस गए। उन्होंने शेखर और रोशनी को जबरदस्ती बाहर खींचना शुरू कर दिया तो बस में बैठे यात्री ने विरोध किया। इस पर एक युवक के मुंह से अनजाने में ही यात्रियों को समझाने के उद्देश्य से सही बात मुंह से निकल गई। हम लोग डाकू या आतंकवादी नहीं हैं। अमुक गांव के रहने वाले हैं। लड़का लड़की हमारे ही भाई बहन हैं। ये घर से भाग कर आए हैं। इन्हें हम घर लेकर जा रहे हैं, मारेंगे नहीं। शेखर और लड़की के दोबारा फिर भी विरोध जारी रहने पर एक बूढ़ा यात्री युवकों के सामने आ गया। उसने कहा कि उसे मारकर ही वे लड़का लड़की को ले जाए। इस पर एक युवक ने जेब से तमंचा निकालकर बूढ़े की कनपट्टी पर रख दिया तो वह पीछे हट गया। टोली उन दोनों को जीप में डालकर आगे चल पड़ी। इस बार जीप सड़क मार्ग से नहीं, कच्चे मार्ग से होकर चली। उसने रास्ते भर पक्के मार्ग को छोड़ना ही उचित समझा। इस प्रकार गांव दर गांव कच्चे मार्ग से होते हुए वह टोली धर्म सिंह के खेत में पहुंच गई। दूसरी टोलियों को भी ताज़ा खरीदे गए मोबाइल फोनों से यह सूचना मिल गई थी। वे चुपचाप गांव में अपने अपने घरों में पहुंच गए। जिस बूढ़े आदमी ने बस में शेखर और रोशनी को बचाने का प्रयास किया था वह उस बस से निकट के एक कस्बे में उतरा। उतरते ही उसने पुलिस चौकी में जाकर यह खबर पहुंचा दी। पुलिस को उसने गांव का नाम भी बता दिया और यह भी बता दिया कि टोली जीप में सवार थी। इंस्पेक्टर ने अपने हेडक्वार्टर, जो कि दूसरा जिला पड़ता था, तक वायरलेस से यह खबर पहुंचाई। वहां से फिर पहले वाले एसपी के पास यह सूचना पहुंच गई। एसपी ने उसी थानेदार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी गांव में धर्म सिंह के घर भेज दी। थानेदार को तो सब मालूम ही था। वह जानबूझकर गांव में ही बैठा रहा। धर्म सिंह के पड़ोसियों तथा गांव वालों से पूछताछ करता रहा। धर्म सिंह की घरवाली घर पर ही थी। उसने बताया कि उसके दोनों बेटे उसके पिता के साथ अस्पताल में हैं। पुलिस पार्टी वापस चली गई। दिखावे के लिए पुलिस पार्टी आधी रात के वक्त फिर से धर्म सिंह के यहाँ आई, लेकिन स्थिति तो वही रही। अस्पताल में कई दिन के इलाज के बाद धर्म सिंह की हालत में सुधार तो हुआ, पर वह पूर्वतः सामान्य नहीं हो सका। भूख प्यास में सुधार हुआ तो ठीक से उठने बैठने लग गया, पर मन का वहम नहीं गया। किसी से भी पूछने पर, किसी भी व्यक्ति से पूछने लगता कि क्या उसने कहीं रोशनी को देखा है। फिजिशियन की सलाह पर उसे मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाया गया। उसने दवाई देते हुए बताया कि इलाज लंबा चलेगा। यदि वह नियमित रूप से दवाई लेगा तो अवश्य ठीक हो जाएगा। उसे घर भेज दिया गया। बाद में स्थिति में इतनी तेजी से बदलाव आया कि उसकी दवाई छूट गई। आज भी वह जस का तस है। चारपाई पर चुपचाप पड़ा रहकर छत की ओर ताकता रहता है। कभी कभी घंटों तक खाली हुक्का गुड़गुड़ाता रहता है। अब हुक्के के लिए न तो आग तैयार की जाती है और न ही तंबाकू रखा जाता है। रोशनी
और शेखर को जीप में डालकर ले जाने वाली घटना के पश्चात 3-4 दिन तक सब कुछ शांत रहा। शांत नहीं थी तो सिर्फ फौजीन वे आशंकित थी। पता नहीं वे दोनों कहाँ हैं, सुख से हैं या भटकते फिर रहे हैं। कभी कभी उसका मन कह उठता कि कहीं चौधरियों ने उसकी हत्या करके उसकी लाश को कहीं दफना तो नहीं दिया। अचानक गांव की गलियों में स्पष्ट सी सुगबुगाहट सुनाई देने लगी। सुगबुगाहट हंसती भी थी, उसकी हंसी में जहर होता। मुस्कुराती तो नश्तर भी तरह चुभती सुगबुगाहट की सुलगाती आंखें फौजीन की देह के आर पार होने लगती। उसने अपनी पट्टी के 2-3 युवकों से संपर्क किया। शेखर के मित्र होने के नाते वे उससे सहानुभूति रखते थे। उन्होंने फौजीन को बताया कि रोशनी की पट्टी के युवक अब खुश हैं। उनका कहना है कि उन्होंने चौधरियों की बेटी की इज्जत से खेलने वाले को मजा चखा दिया है। अब गांव का कोई भी युवक, चाहे वह अन्य किसी भी जाति का क्यों न हो, चौधरियों की लड़कियों की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देख सकेगा। वह घबरा कर रोने लगी, पर करती भी तो क्या। उसकी बेटी 8वीं कक्षा पास थी, इसलिए अखबार पढ़ लेती थी। शेखर और रोशनी द्वारा कोर्ट में मैरिज कर लेने तथा एसपी के यहाँ आने की खबर भी लोकल अखबार में उनकी फोटो सहित छपी थी। तब शेखर गुलाबी कमीज पहने हुए था और रोशनी ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पुलिस द्वारा सूचना दिए जाने की खबर भी छपी थी। तब से फौजीन हर रोज अखबार मंगवाने लगी थी। इस सुगबुगाहट के लगभग 1 हफ्ते बाद एक छोटा सा समाचार हांसी शहर से छपा, जिसके अनुसार नहर में 2 शव एक साथ मिले तथा वहां की पुलिस द्वारा लावारिश घोषित किए जाने पर उनका दाह संस्कार किए जाने की खबर भी छपी थी। खबर में बताया गया था कि लाशें सड़ी गली अवस्था में थी, इसलिए पहचान में नहीं आ रही थी। लड़के ने गुलाबी रंग की शर्ट पहनी हुई थी, लड़की ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। फौजीन और उसकी बेटी ने शादी की खबर वाला पुराना अखबार निकाल कर देखा तो वे दोनों वही कपड़े पहने हुए थे। फौजीन अपनी बेटी के साथ सवार बस में सवार होकर हांसी शहर के पुलिस स्टेशन जा पहुंची। पुलिस ने उनके अनुरोध पर उन्हें सारी चीजें दिखला दी जो लाशों के साथ मिली थी। उन्हें यकीन हो गया था कि रोशनी और शेखर की हत्या हो चुकी है। वे दोनों रोती पीटती बेटे की ससुराल गई। वहां से दामाद के साथ उसे जिले के एसपी से मिले, जहां से बस में सवार रोशनी और शेखर का अपहरण हुआ था। ऐसा किसी सलाहकार की सलाह पर किया गया था। उनके अपने जिले का एसपी और एसएचओ यदि निष्पक्ष होते तो उस प्रेमी जोड़े की हत्या नहीं होती। उसके पश्चात तो जो हुआ सबको मालूम है। चंडीगढ़ तथा दिल्ली से निकलने वाले सभी अखबारों के संवाददाता फौजीन के गांव पहुंच गए। ऑनर किलिंग का मामला जो था, बहुत अधिक चटपटे मसाले की तरह यह खबर कई दिनों तक अखबारों में छपी। टीवी के विभिन्न चैनलों ने उस गांव को पूरी दुनिया को दिखाया। फौजीन में उसकी बेटी भी रोती सुबकती टीवी पर दिखाई पड़ती। उस गांव का नाम मीडिया वालों ने रोशनी और शेखर का गांव ही रख छोड़ा था। पुलिस ने
फौजीन के बयान के आधार पर धर्म सिंह के दोनों बेटों तथा उस दबंग युवक को गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान उनकी कोई पिटाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही स्वीकार कर लिया था कि उन्होंने ही उनकी बहन तथा शेखर को सल्फास की गोलियां खिलाकर नहर में फेंक दिया था। इस काम में उनकी सहायता उनकी बुआ के बेटे तथा उनके ममेरे भाई ने की थी। दबंग युवक का नाम उन्होंने नहीं लिया। दबंग युवक ने भी खुद को एक निर्दोष बताया। यह सब योजना के अनुसार हुआ था। उसकी रूपरेखा चुने गए 21 युवकों की मीटिंग में बनी थी और लोटे में नमक डालकर सब ने बातों को गुप्त रखने की जो कसम खाई थी। हालांकि उनके ममेरे और फुफेरे भाइयों ने रोशनी और शेखर को मारने, नहर में फेंकने में भाग नहीं लिया था। भाग तो धर्म सिंह के बेटों ने भी नहीं लिया था। दबंग युवक के नेतृत्व में काम करने वालों ने इस पूरी घटना को कार्य रूप प्रदान किया था। पुलिस ने उस टैक्सी ड्राइवर को धर दबोचा जिसने उस टोली को कई दिनों तक विभिन्न जगहों पर घुमाया था और बाद में रोशनी और शेखर के अपहरण में भी साथ दिया था। उसका कहना था कि वह तो उन्हें उनके कहे अनुसार खेतों में छोड़कर अपने घर चला गया था। उसने किसी को भी रोशनी और शेखर को मारकर नहर में फेंकते हुए नहीं देखा। उसकी गाड़ी में पुलिस को चांदी के 2 घुंघरू भी मिले जो रोशनी के पांवों में पड़ी पायल से टूट कर गिरे थे। प्रमाण के रूप में लाश के साथ पायजेब भी बरामद की गई थी, जिसमें से 2 घुंघरू गायब थे। सुनने में यह आया कि यदि पुलिस रिमांड के दौरान धर्म सिंह के बेटों पर सख्ती का प्रयोग करती तो उन 21 युवकों का नाम सबके सामने प्रकट हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके 2 कारण सुनने में आए थे। पहला कारण था पुलिस पर स्थानीय विधायक का दबाव। इस घटना को अंजाम देने से पहले जाति की इज्जत के नाम पर उससे विश्वास में ले लिया गया था। उस जाति से संबंधित लोगों की वोट उससे मिलने वाली थी। कहते हैं कि उसने इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी बात कर ली थी। विधायक ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि वे पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लें ताकि पुलिस अपनी खाल बचा सके। लेकिन पुलिस केस को ढीला कर देगी, बाद में सब छूट जाएंगे। दूसरा कारण, धर्म सिंह के बेटों ने जेल जाने से पहले ही 1 एकड़ ज़मीन और रहन रखकर पुलिस तथा वकीलों की जेबों को भर दिया था। सच क्या है ये तो वही लोग जानते हैं या फिर ईश्वर। यदि वह कहीं है तो 2 वर्ष मुकदमा चलने के बाद सेशन जज ने धर्म सिंह के बेटों, भांजे तथा साले के बेटों को फांसी की सज़ा और दबंग युवक को उम्र कैद की सज़ा सुना डाली। टैक्सी ड्राइवर को 5 साल के लिए कठोर कारावास का दंड मिला। इस बीच उनकी जमानत तक नहीं हो पाई। इन लोगों ने निर्णय के बाद सेशन जज पर आरोप लगाया कि उसने स्वयं ब्राह्मण होने के कारण ही उन्हें बिना सबूतों के ही इतनी बड़ी सज़ा सुना डाली। बाद में उच्च न्यायालय में इन्होंने अपील की, जिसे 1 वर्ष बाद उम्र कैद में बदल दिया गया। दबंग युवक को जाने किस आधार पर बरी कर दिया गया। टैक्सी ड्राइवर की सज़ा भी बरकरार रही। अभी इन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की हुई है। महंगे से महंगे वकीलों को अनुबंधित
किया गया है। देखिए क्या होता है। इसी बीच 2 एकड़ ज़मीन और बिक चुकी है। धर्म सिंह को वकीलों की फीस जो चुकानी थी। धर्म सिंह की बहन का एक ही बेटा था, वह भी जेल में। बहन का कहना था कि उसका परिवार तो भूखा मर रहा है। वह कोर्ट में जाकर रोएगी कि उसके बेकसूर बेटे को जानबूझकर फंसाया गया है। 50,000 रुपये पंचायती निर्णय के अनुसार उसके परिवार के भरण पोषण हेतु प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। धर्म सिंह के साले के लड़के के परिवार को भी इसी एवज में पैसा दिया गया है। सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन धर्म सिंह के नाम शेष है। ट्रैक्टर एजेंसी वाले ले गए, उसकी किस्तें जो नहीं चुकाई जा सकी थी। बेटे का रिश्ता भी टूट गया। कौन अपनी लड़की को फांसी की सजा पाई युवक के साथ ब्याहने की भूल करता। मकान की छतों पर घास खड़ा है, वे चूने लगी हैं, सब वीरान हो गया है। धर्म सिंह की हालत आज भी वही है। दवाई के लिए पैसा ही नहीं है। जिस नोहरे में कभी लोगों के ठाकों की आवाज़ के साथ साथ हक का गुड़गुड़ाने की आवाज़ें गूंजा करती थी, अब वहाँ से किसी के धीमे स्वर में विलाप करने की आवाज़ सुनाई देती है। धर्म सिंह की पत्नी अंधेरे में धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। उसके हाथ में एक थाली है जिसमें कुछ दलिया है। बिजली का कनेक्शन कट चुका है। रोशनी के लिए ढिबरी जलाती है, फिर पति को टोकती है, रोशनी के बापू उठ, दलिया खा ले, रोशनी आ गई है क्या? हड़बड़ाहट कर पूछ उठता है धर्म सिंह, मैं रोशनी नहीं, रोशनी की माँ हूँ। उठ, अब दलिया खा ले। रोशनी की माँ, कड़ी रोशनी देखी सके? धर्म सिंह अपनी पत्नी से पूछ रहा है।